आज इतनी भविष्यवाणियां हो गई हैं शनि और राहु के सम्मिलन योग को देख करके कि आधे से ज़्यादा लोग तो इतने भयग्रस्त हो गए हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। मैं बता दूं, राहु शनि कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। देखिए इसके पीछे कारण क्या है। देखिए तार्किक जो है और शास्त्र सम्मत, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई कुछ भी कह दे और बस उसी को लेकर के बैठ जाए तो इससे होता क्या है कि आदमी के दिमाग में अच्छी बातें आई नहीं पाती हैं और वो बुरी बातें हमेशा भ्रमण करती रहती हैं। देखिए राहु और शनि एक साथ इकट्ठा हुए हैं मीन राशि में। 29 अप्रैल को हो रहे हैं, 29 मार्च को मीन राशि में एक साथ हो रहे हैं। पंचग्रही योग, 6 खटग्रही योग बन रहा है चंद्रमा को लेकर के साथ में। एक बात आप ये देखिए कि उस खटग्रही योग से कौन कौन लोग प्रभावित होने वाले हैं। मुख्य रूप से मीन राशि में है तो कुंभ मीन मेघ 3 ऐसे चले गए, 3 तो ये प्रभावित होंगे। जहाँ तक वृक्ष राशि का सवाल है तो वृक्ष राशि का लोग बहुत अच्छा है, ये आमदनी भाव में है, लाभ भाव में है। इनको ये दिखाई नहीं देता है कि शनि की तीसरी विशेष दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, क्रूर दृष्टि पड़ रही है उस पर, वृक्ष राशि पर। शनि की विशेष दृष्टि होती है ना 3, 7, 10 भाव पर, तो तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है उस पर। तो उसको तो छोड़िए, ये राहु और शनि को देखिए। राहु और शनि से प्रभावित होने वाले हैं, बता दिया मैं आपको। कन्या तुला कुंभ मीन मेघ। कन्या तुला क्यों? क्योंकि कन्या से सातवें भाव में मतलब समसप्तक दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि पर, और 8वें तुला पड़ जा रही है शनि से। और ऐसे अगर देखेंगे आप तो मतलब ये शनि की दृष्टि से नहीं देखेंगे आप तो अब देखिए तुला राशि से 8वें पड़ रहे हैं। तुला राशि से 8वें घर में ये पड़ रहे हैं। तुला राशि भी चली गई 8वें। कन्या राशि से 7वें भाव में भी ये सब खराब, अशुभ। और कुंभ मीन मेघ के लिए तो खैर एक का 12वें है, एक का तो खुद उसी भाव में है और एक का दूसरे भाव में। तो अब ये देखिए कि ये तो सारे के सारे प्रचंड ग्रह युद्ध में फंस जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात बता दूं, सूर्य में ये सभी अस्त हैं और अस्त ग्रह निष्फल निर्बल हो जाता है। अभी आप ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि राहु और शनि का जो है पिशाच योग, श्रापित योग, क्या योग बन रहा है। तो राहु और शनि का तो देख रहे हैं, लेकिन सूर्य और बुध का नहीं देख रहे हैं कि उससे बुधादित्य योग बन रहा है। बुधादित्य योग बन रहा है जो कि एक बहुत ही शुभ योग है, तो उसको नहीं देख रहे हैं। किंतु सूर्य में अस्त हुए निर्बल और निष्फल हुए राहु और शनि को देख रहे हैं कि प्रचंड फल दे रहा है। चलिए मैं मान लेता हूं कि 1 महीने बाद ये सूर्य और बुध हट जाएंगे तो फिर वो शापित योग, पिशाच योग, सब जो है क्या योग, वो प्रबल हो जाएगा 1 महीने बाद। भाई मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रि दीना द्वयम शशि कहा गया है ना कि ये 1 महीने में शुक्र, बुध और सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। तो अगर राशि परिवर्तित कर लेंगे, मीन राशि से मेघ राशि में चले जाएंगे, तो 1 महीने बाद ये सभी ये मुक्त हो जाएंगे शनि और राहु, और ये प्रभाव दिखाने लगेंगे। तो अभी एक बात और देखिए, मैं बताऊंगा आपको। कन्या राशि से 7वें, अब कन्या राशि पर अगर इनकी दृष्टि पड़ने से कन्या राशि का बुरा हो रहा है
तो ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि बुध की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है, जो कन्या राशि का स्वामी है। चलिए उसको भी छोड़िए। ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। किम करिष्यन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग जूथानाम हृत्य कोपि केसरी। कहते हैं कि केसरी योग हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। 7वें दिन ही गुरुचंद्र एक साथ आने वाले हैं, तो वो कहाँ जाएगा फिर। गुरु की पंचम दृष्टि उस पर पड़ रही है। देखिए वृक्ष राशि का है, गुरु की पंचम दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि उस पर प्रभाव पड़ेगी तो वो अच्छा फल नहीं देगी भाई। देखिए कहा गया है, ये एक उक्ति है ये, और ये शास्त्र आर्यसमत है। क्या चीज? राहु दोषो बुधो हन्यात् उभयोस्तु शनैश्चरः। राहु के दोष को बुध समाप्त कर देता है। उभयोस्तु शनैश्चरः, और यदि राहु और बुध दोनों अनिष्टकारी हों तो उनका दोष शनि नष्ट कर देता है। देखिए दोष अरिष्ट समाप्त करने वाला है। त्रयाणाम भूमिजो, अगर ये तीनों दोष पूर्ण हों तो उनके दोष को मंगल समाप्त कर देता है। चतुर्णाम दानवार्चितः, और अगर सूर्य बुध राहु राहु बुध और शनि और मंगल, अगर ये चारों खराब हों तो दानवार्चित शुक्र उनको समाप्त कर देता है। पंचानाम देव मंत्री च, और अगर पांचों खराब हों, कौन कौन? शुक्र बुध राहु शनि मंगल, अगर ये खराब हों तो इनके दोष को गुरु समाप्त कर देते हैं। अक्षंगना नाम दोषस्तु चंद्रमा, और अगर ये पीछे वाले छहों के दोष को चंद्रमा समाप्त कर देता है। सप्त दोषो रविर्हन्यात्, सातों के दोषों को अकेले सूर्य समाप्त कर देता है। विशेषाद उत्तरायणे, और उसमें भी विशेष रूप से यदि सूर्य उत्तरायण में, देखिए अभी उत्तरायण में है, तो उत्तरायण में सूर्य आ जाने से सभी को अस्त कर दे रहा है, सभी निष्फल हो जा रहे हैं। फिर कहाँ शनि राहु और क्या उल्टे सीधे कहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं। एक बात सोचिए, आप खुद सोचिए, तार्किक रूप से देखिए या और सिद्धांत रूप से भी। षण्णा नाम कहा गया ना कि षण्णा नाम चंद्रमास्तु, कि 6 के दोषों को चंद्रमा समाप्त कर देता है। किस तरह से? अंत में कहा गया, देखिए षण्णा नाम चंद्रमास्तु और सप्तदोषो रविर्हन्यात्, और 7 के दोष को सूर्य अकेले समाप्त कर देता है। अंत में कहा गया, देखिए क्यों? आप देखे हैं सभी मंगल हों चाहे शुक्र हों चाहे बुध हों, सभी तो आकाश में ही घूम रहे हैं, अरे ग्रहमंडल में ही घूम रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आकाश मंडल में घूमते हुए भी दिन में दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य उनको अस्त कर देता है, सब सूर्य ढक जाते हैं। और रात को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है तो वो सब अपनी रोशनी से पृथ्वी को आलोकित करता है, बाकी को ढक देता है। तार्किक रूप से देखिए। लेकिन इसमें यदि आप कहेंगे कि भाई तब तो ये रोज हर ग्रहों के साथ तो कोई ग्रह प्रभाव ही नहीं दिखाएगा, अब ये देख लीजिए कैसे। सूर्य जब पृथ्वी के नज़दीक होता है, जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो समस्त ग्रहों के किरणों को आलोकित करता है, खुद आलोकित करता है, किसी को नहीं कर देता। किंतु जब दूर हटता है तो सारे ग्रह प्रबल हो जाते हैं। और जब यही सूर्य दिन में रह करके भी आपने देखा होगा कि सूर्य के रहते हुए भी जिधर अंधेरा होता है, शाम को अंतरिक्ष में देखिएगा आकाश में तो कुछ तारे दिखाई देने लगते हैं। अभी सूर्य कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तभी तारे दिखाई देने लगते हैं। तो सूर्य पृथ्वी गोल है, तो एक तरफ सूर्य होगा, दूसरी तरफ तो ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे, फिर सूर्य उधर जाएगा तो इधर प्रभाव दिखाएंगे, अर्थात इन ग्रहों का प्रभाव बराबर बना रहेगा। अब कहेंगे कि फिर तो ये सूर्य से अस्त कैसे हुए? फिर तो इनका सूर्य से अस्त इस तरह से हुए क्योंकि जब सूर्य नज़दीक होगा पृथ्वी के, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा तो इनको निष्फल करेगा। दूर जाने पर ही ये सब होता है, अर्थात जब सूर्य दूर होगा तभी ये प्रभाव दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि शनि और राहु और ये जो है शनि राहु अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे।
अब ये देखिए कि किस तरह से दिखाएं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए सूर्य निकल गया, छोड़ दिया मीन राशि को, बुध भी छोड़ दिया मीन राशि को, एक एक महीने में निकल जाएंगे, शुक्र भी छोड़ देगा मीन राशि को, रह जाएंगे वहां पर कौन, राहु और शनि। ध्यान दीजिएगा, राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, और शनि ये मीन में होकर के नीचाभिलाषी है। नीचाभिलाषी देखिए, सूर्य मीन में उच्चाभिलाषी होता है क्योंकि मेष राशि में जाता है, और शनि मीन में नीचाभिलाषी होता है क्योंकि वह मेष में जाता है। तो इसी को ध्यान में रख के कहा गया है, इसी को ध्यान में रख के कहा गया है कि तुला कोदंड मीनस्थो लग्नस्थो वा शनैश्चरः करोति ग्रामाधिपो नरो भूपति तत् जायते। कि यदि शनि लग्न में हो, मीन में हो, तुला में हो, धनु में हो, तो ये जातक को ग्रामाधिप मतलब गांव का मुखिया, राजा या बहुत बड़ा धनी और ऐश्वर्यवान बनाता है। इसी को देख के कहा गया है कि शनि जो पाप ग्रह है वो मीन राशि में आते ही वो नीचाभिलाषी हो जाता है, और कन्या राशि में आते ही वह उच्चाभिलाषी हो जाता है। देखिए, शास्त्र सम्मत और तर्क सम्मत बात पर विश्वास करना चाहिए, और उसी को ये हम अपने मन से कोई सिद्धांत बना दे तो आचार्य और मुनि और ऋषि और देवता और ज्योतिष सब तो पीछे छूट जाएंगे। तो ये मैं बता दूं आपको कि इससे भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किसी को भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जन्म से ही मार खा गया, जन्म से ही कैसे, जैसे शनि और राहु और बुध और शुक्र के संयोग होते ही सूर्य ने उन सबको अस्त कर दिया, तो ये निस्तेज हो गए, शुरुआत में ही निस्तेज हो गए। चलिए वो तो ठीक है, मैं मान लिया। अभी देखिए इसका प्रभाव होगा कैसे, मैं बता दूं। इनका प्रभाव ये छोड़ते ही कुंभ मीन मेष में होगा, वृश्चिक राशि पर कुछ नहीं होगा। वृश्चिक राशि को कोई लाभ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला है भाई, ये आप मान के चलिए, कोई वृश्चिक राशि को लाभ नहीं होने वाला है। नुकसान होने वाला है मेष को, मीन को, कुंभ को। अब आप कहेंगे कुंभ तो उसकी राशि है, उसका घर है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। देखिए, घर में जब तक रहेगा तब तक उसकी रक्षा करेगा, और घर से बाहर जाते ही बस जो है वो नष्ट हो जाएगा। वैसे भी शनि की राशि कुंभ नहीं, शनि की राशि मकर है। अब कहेंगे कि मकर और कुंभ में तो लंबी कथा हो जाएगी, मुझे बताते बताते, क्योंकि उनकी दो पत्नियां थीं, भगवान सूर्य की एक छाया और एक संज्ञा। संज्ञा की पड़ती है मकर और छाया की पड़ती है कुंभ, जिसके पुत्र शनि थे छाया के। तो एक लंबी कथा है, इसलिए ये कुंभ जो है कुंभ को नुकसान होगा। अभी देखिए, आप कहेंगे कि धनु राशि से चौथे पड़ रहे हैं। अरे इनसे चौथा राशि धनु पड़ेगी, धनु से मीन राशि में हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। तो मीन राशि से पढ़ रहे हैं तो धनु राशि के चौथे ये लोग पढ़ेंगे। धनु, मकर, कुंभ, मीन चौथे पढ़ेंगे। चौथे भाव में इन सब का इकट्ठा होना धनु के लिए मुश्किल होगा। अब पूछिएगा कैसे भाई? तो जो मीन में फल मिलेगा वही, मीन में रहते हुए जब फल मिल रहा है, तो अगर वो लोग आगे चले जाएंगे सूर्य और वो बुध और शुक्र, तो फिर धनु राशि के साथ भी ऐसा ही होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कारण क्या है? अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ज्योतिष बड़ी सूक्ष्म विद्या है और इसके हर एक पहलू पर नजर रखनी पड़ती है। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ राशियाँ पृष्ठोदयी होती हैं, कुछ शीर्षोदयी होती हैं, कुछ उभयोदयी होती हैं और कुछ गुप्त होती हैं। वृश्चिक राशि गुप्त है, मीन राशि, कन्या राशि उभयोदयी है। तो अब ये आप देखिए कि सूर्य मीन से कहाँ जा रहा है? मेष में। मेष शीर्षोदयी है, मेष शीर्षोदयी, सिर की तरफ से उदय होता है मेष राशि का। उसके बाद सूर्य जाएगा वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन में, कर्क में, ऐसे चलता जाएगा। तो सूर्य के वृष राशि में, सूर्य के मेष और वृष में गमन करते ही ये धनु राशि को बिगाड़ने वाला काम शुरू कर देगा, क्योंकि धनु के फिर
धनु के फिर वो जो है ना, वो 5वें और 7वें और 8वें सूर्य चलने लगेगा। तो एक तो धनु के चौथे शनि राहु, और फिर ये 7वें 8वें घूमते हुए मंगल आने लगेगा। तो इसलिए धनु राशि को ज़्यादा मुश्किल रहेगा, मेष राशि को ज़्यादा मुश्किल रहेगा, कुंभ को और मीन को भी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन बता दिया मैं आपको, भयभीत नहीं होने को है। जब जब ज्यों ज्यों सूर्य की आवृत्ति में, जैसे मान लीजिए कि सूर्य अगर सूर्य के आभा में ये लोग घुलने मिलने लगे, एक तो पहले सोचिए कि जो पौधा जन्म से ही कमजोर हो गया वो क्या विकास करेगा, वो क्या विकास करेगा। और विकास करते करते तब तक उसके अगल बगल में जमने वाले बरगद और वगैरह का फिर जो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उनको दबाए जाते हैं। तो शनि और राहु ये दोनों ज्यों ही एक साथ होते हैं, सूर्य उनको अस्त कर देता है, इसलिए शुरू में ही निष्फल हो जाते हैं, बाकी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि ये तो हो गया गोचर का। अभी अगर मान लीजिए शनि राहु, चलिए मैं मान लेता हूं कि शनि राहु खराबी करते हैं, किंतु यदि जिसकी जन्म कुंडली में, जिसके जन्म कुंडली में भी राहु 11वें हो, तीसरे हो, छठे हो राहु जन्म कुंडली में, ये गोचर वाला नहीं है, तो गोचर में आते जाते रहते हैं जन्म कुंडली में, और शनि वर्गोत्तम हो, अपने घर में हो, मूल त्रिकोण में हो, ऐसे, तो उनको तो ये शनि कुछ नहीं करेगा, चाहे भले सूर्य में अस्त हो या न हो, शनि कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शनि प्रबल है, जन्म काल में ही प्रबल है, और एक बार में ही वो बना गया है शरीर को, उसके भाग्य को, आदमी के वो बना गया है शुरू में ही। तो ये शनि खराब होकर के भी कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु जिसका शनि लग्न कुंडली में भी जन्म के समय में भी खराब होगा, अशुभ होगा, उसके लिए ये दुर्दिन शुरू हो जाएगा। सूर्य से अस्त होते हुए भी उसके लिए दुर्दिन शुरू होगा। सूर्य से अस्त नहीं हुआ अगर शनि लग्न कुंडली में, अगर सूर्य से अस्त नहीं हुआ है लग्न कुंडली में शनि, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर सूर्य से अस्त है, कहने का तात्पर्य ये कि अगर बलि है और शुभ है, तो अगर शनि लग्न कुंडली में बलि और शुभ है, तो ये गोचर में अशुभ होकर के भी कोई बहुत बुरा फल नहीं दिखाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सब देखने की तो बहुत और भी सूक्ष्म विधियां हैं, किंतु कम से कम लग्न सप्तांश और नवांश तो अवश्य देखना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। नवमांश देखिए कि आपका भाग्य कितना साथ देगी, सप्तमांश देखिए कि आपके बाल बच्चे और बीवी पत्नी कितना साथ देगी, बाकी शरीर लग्न कुंडली आपका शरीर है। तो आज वर्तमान समय में तो यही है कि अपना परिवार, विभाजित परिवार चल रहा है, तो वो सुखी हैं तो सुखी हैं। तो इसलिए कम से कम लग्न, सप्तांश और नवांश, ये 2-3 कुंडलियाँ ये देख लीजिए। फिर उसमें यदि आपको शनि या राहु अगर कोई खराब दिखाई देता है, तब तो ये शनि राहु आपको विशेष खराब देगा, फल देगा आपको, अन्यथा डरने की कोई बात नहीं है। अब आती है बात कि अगर हो गया है अशुभ, तो एक ही उपाय है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, गणाभिषेक कराइए और इससे मुक्ति पाइए। रुद्राभिषेक बहुत बड़ी पूजा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार जैसा समय था तब रुद्राभिषेक आवश्यक था, उत्तम था, प्रबल था, है तो आज भी। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समय चल रहा है, जो ग्रह चल रहे हैं अंतरिक्ष में, और जो उनकी बराबर ज्योति और वक्री और मार्गी होते चले जा रहे हैं, उसको दृष्टि में देखते हुए आज गणाभिषेक ही सर्वथा उचित, प्रबल दोनों है। गणाभिषेक के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 वीडियो को एक में करना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं देखता हूं आपको, जो मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352, तो आप इस पर अपनी समस्या लिखिए, आपको क्या समस्या है जिसके बारे में मैं कुछ विचार करूं। ज्योतिष उस पर मत सीखिए हमसे, मैं शास्त्रीय आचार्य नहीं मुझे ज्योतिष पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आप जो है अपनी समस्या उस पर लिख करके भेजिए, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। शुल्क मेरा बहुत ज़्यादा है, ध्यान में रखिएगा। अगर शुल्क नहीं दे सकते हो तो संपर्क मत कीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।